नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल के हाइड्रोजन बम के ऐलान से घबराई बीजेपी की, एसआईआर पर घिरे चुनाव आयोग की। देखेंगे उमर खालिद की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने दिया क्या फैसला, तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर लगाए क्या आरोप। जानेंगे वी सुदर्शन रेड्डी की अमित शाह को दी गई चुनौती को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। गवर्नर केस में सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट, किसकी सरकार है और कौन पहले सत्ता में था, हमें इस बात से मतलब नहीं, राज्यपालों राष्ट्रपति के लिए डेडलाइन से जुड़ा मामला। बीजेपी ने 4 सितंबर को बुलाया बिहार बंद, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने किया ऐलान। पीएम मोदी की मां को अपशब्द कहने को लेकर चक्का जाम करेगी बीजेपी। अफगानिस्तान में भूकंप से तबाही, 1400 से ज्यादा लोगों की गई जान, 3000 से ज्यादा घायल, 6.3 की तीव्रता का आया भूकंप, भारत ने भेजी मदद। शेयर बाजार में गिरावट, 206 अंकों की गिरावट के साथ 80,157 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 45 अंकों की गिरावट के साथ 24,579 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। वोटर अधिकार यात्रा के समापन करते हुए राहुल गांधी ने जल्दी ही हाइड्रोजन बम के विस्फोट की बात कही थी, यानी चुनाव में हुई धांधली पर बड़ा खुलासा करने वाले हैं कांग्रेस नेता। इसके बाद से ही बीजेपी के अंदर चिंता दिखाई दे रही है और बीजेपी कांग्रेस को घेरने की कोशिश में उल्टा खुद ही घिरती जा रही है। तो कैसे राहुल के दांव में फंस गई बीजेपी, देखिए रिपोर्ट। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने ताजा बयान से सीधे पीएम मोदी को चुनौती दे दी है, जिससे बीजेपी की चिंता बढ़ी हुई है। राहुल ने जल्दी ही हाइड्रोजन बम फोड़ने का दावा किया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में हुई धांधली का बड़े स्तर पर खुलासा करने वाले हैं, जिससे 2024 का चुनाव ही सवालों में आ जाएगा। राहुल के दावे से घबराई बीजेपी अब कांग्रेस को ही घेरने की कोशिश कर रही है, लेकिन विपक्ष ने बीजेपी और चुनाव आयोग को ही अब उल्टा फंसा दिया। वहीं राहुल के बयान के बाद आरजेडी सांसद का भी बयान आया। एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति रोजगार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए वोट करता है और अगर ये प्रक्रिया संदिग्ध हो जाए तो बदलाव लाने की कोशिशें भी बेकार हो जाती हैं। इसके अलावा बीजेपी नेता अमित मालवीय ने जब कांग्रेस को घेरने की कोशिश करते हुए पवन खेड़ा के पास 2 एपिक नंबर होने की बात की, तो पवन खेड़ा ने उल्टा बीजेपी को फंसा दिया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल यही कह रही है, चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर हम यही सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस बार बार सूची मांगती है लेकिन उसे कभी नहीं मिलती। मैं चुनाव आयोग से जानना चाहता हूं कि मेरे नाम पर नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से किसे वोट डालने के लिए मजबूर किया जा रहा है। राहुल गांधी 7 अगस्त से आज तक इसी बात को चुनौती दे रहे हैं। भारत के हर निर्वाचन क्षेत्र में ऐसे सैकड़ों हजारों नाम हैं, इनका दुरुपयोग किया जा रहा है। वहीं पवन खेड़ा ने आगे कहा कि एसआईआर के तहत वो ऐसी गलतियों को बैठ ठहरा रहे हैं, इसलिए हम एसआईआर पर आपत्ति जता रहे हैं क्योंकि ये अभी हो रहा है। यानी साफ है कि एसआईआर प्रक्रिया ने अब बीजेपी और चुनाव आयोग को मुश्किल में डाल दिया है, क्योंकि इस मुद्दे पर वो लगातार दलदल में फंसते जा रहे हैं। राहुल गांधी जल्दी ही लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा खुलासा करने वाले हैं। इसका ऐलान उन्होंने पटना में कर दिया है। तो वोटर लिस्ट को लेकर कांग्रेस लगातार चुनाव आयोग को घेर रही है। एक बार फिर कांग्रेस ने बिहार में चल रही एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए, फर्जी वोटरों को लेकर बड़े दावे किए हैं। तो कैसे चुनाव आयोग की बढ़ती दिख रही है मुश्किल, देखिए रिपोर्ट। चुनाव आयोग एसआईआर प्रक्रिया के चलते लगातार सवालों में है और अब इस प्रक्रिया का दूसरा चरण पूरा होने के बाद आयोग की जो जानकारी सामने आई है उसने नए सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि कुछ ही दिनों में चुनाव आयोग के आंकड़ों में अंतर आ गया है। दरअसल कुछ दिन पहले मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए 1.98 लाख आवेदन प्राप्त हुए। आयोग ने ये भी बताया था कि इस दौरान नाम शामिल करने के लिए लगभग 30,000 आवेदन भी आए हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि इस दौरान 36,000 से अधिक लोगों ने अपने नाम जुड़वाने का दावा किया, जबकि 2.17 लाख से अधिक लोगों ने नाम हटाने की मांग कर दी, जिसके बाद माना जा रहा है कि चुनाव आयोग अब विपक्ष के दबाव में है, यानी चुनाव आयोग नए आंकड़े जारी कर फिर घिर गया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने ट्वीट कर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस ने लिखा कि बिहार में एसआईआर का फर्जीवाड़ा देखिए। 39 विधानसभा सीटों पर संदिग्ध वोटों की संख्या 3.76 लाख है। इसमें से करीब 1.88 लाख नाम ऐसे हैं जो लिस्ट में 2 बार दर्ज हैं। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की खबर में ये खुलासा हुआ है। ये साफ तौर से वोट चोरी है, जो कि नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग मिलकर कर रही हैं। लेकिन याद रखिए, हम बिहार में वोट चोरी नहीं होने देंगे। आज पूरे देश की जनता कह रही है, वोट चोर गद्दी छोड़। कांग्रेस ने एक बार फिर बिहार में एसआईआर की आड़ में फर्जीवाड़े के दावे कर दिए हैं। बाकायदा आंकड़े जारी कर फर्जीवाड़े का खुलासा कर दिया है। इसके साथ ही विपक्ष ने साफ कर दिया है कि हम बिहार में वोट चोरी नहीं होने देंगे। कांग्रेस ने एसआईआर में हुई गड़बड़ी की पोल खोल दी।
ऐसे में चुनाव आयोग सवालों में घिरता दिख रहा है, तो वहीं 5.5 साल से जेल में बंद उमर खालिद के मामले में कानूनी प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। 3 साल से ज्यादा वक्त से तो खालिद को जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो पाई है और अब हाईकोर्ट का फैसला सामने आया है। देखेंगे रिपोर्ट। उमर खालिद, शर्जील इमाम और 8 अन्य आरोपियों की जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। सभी आरोपियों पर फरवरी 2020 में हुए टकराव की कथित साजिश से जुड़े गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। खालिद और इमाम के अलावा मोहम्मद सलीम खान, शिफाउर रहमान, अतहर खान, मीरान हैदर, शादाब अहमद, अब्दुल खालिद सैफी और गुलफिशा फातिमा की तरफ से जमानत याचिका लगाई गई थी। इनमें से अधिकांश लोग 5.5 साल से जेल में बंद हैं। जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर की खंडपीठ ने 9 जुलाई को मामले में सुनवाई पूरी कर ली थी और फैसला सुरक्षित रखा था। सुनवाई के दौरान शर्जील इमाम के वकील ने दलील दी कि उनके मुवक्किल का टकराव के स्थान, समय या सह आरोपियों से कोई संबंध नहीं था। उनके भाषणों और व्हाट्सएप चैट में हिंसा की कोई बात नहीं कही गई। उमर खालिद और दूसरे आरोपियों ने लंबी हिरासत और अन्य सह आरोपियों को मिली जमानत के आधार पर जमानत की मांग की थी। ये याचिकाएं 2022 से हाईकोर्ट में लंबित हैं और बार बार सुनवाई टल रही थी। हालत ये हो गई थी कि सुनवाई करने वाला जज या तो रिटायर हो जाता या सुनवाई से खुद को अलग कर लेता था, जिसके चलते जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो पाई। हाईकोर्ट में दिल्ली पुलिस ने जमानत दिए जाने का विरोध किया। पुलिस की तरफ से दावा किया गया था कि 2020 में दिल्ली में हुए सांप्रदायिक टकराव पूर्व नियोजित षड्यंत्र का हिस्सा थे। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति में मद्रास और दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस AP शाह, दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस RS सोढी, पटना हाईकोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस अंजना प्रकाश और भारत सरकार के पूर्व गृह सचिव GK पिल्लई शामिल थे। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में कई सवाल खड़े किए थे। समिति ने कहा है कि कैसे टकराव भड़कने से पहले नफरती माहौल बनाया गया, कैसे मीडिया का इसके लिए इस्तेमाल हुआ और कैसे टकराव के बाद सही तरीके से जांच नहीं की गई और कैसे कुछ लोगों को जेल में डालने के लिए गलत धाराओं का इस्तेमाल किया गया। समिति ने रिपोर्ट में पाया है कि विवाद पैदा करने के इरादे से नफरत फैलाई गई थी। नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA का 2019 से ही विरोध किया जा रहा था। मुस्लिमों में अपनी नागरिकता छिन जाने को लेकर डर का माहौल था। इसी दौरान नफरती बयान दिए गए। समिति ने कहा है कि उसी दौरान अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा जैसे नेताओं ने सार्वजनिक मंचों से विरोध प्रदर्शन करने वालों को गद्दार करार देना शुरू किया। गोली मारो जैसे नारे दिए गए, लेकिन बीजेपी नेताओं पर कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन 5.5 साल से जेल में बंद उमर खालिद सहित 10 आरोपियों को जमानत नहीं मिल पाई। जमानत नियम और जेल अपमान, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज ये बात कई बार कह चुके हैं, लेकिन उमर खालिद के मामले में तो जमानत पर सुनवाई में ही सालों लग गए और अभी भी वो जेल में है। खालिद की जमानत पर सवाल उठ रहे हैं तो सवाल बिहार में नीतीश सरकार पर भी उठ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने तो नीतीश सरकार को सबसे भ्रष्ट सरकार तक कह दिया है। देखिए रिपोर्ट। बिहार की राजनीति में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव लगातार NDA सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं। हर दिन वो सरकार की खामियों और भ्रष्टाचार के मामलों को जनता के बीच ला रहे हैं। वहीं अब उन्होंने नीतीश सरकार के मंत्रियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि नीतीश का भ्रष्टाचार बिहार की जनता पहचान गई है। मोदी जी, नीतीश जी भ्रष्टाचार के बारे में बोलते हैं, किस मुंह से बोलते हैं भ्रष्टाचार में? इनके केवल इंजीनियर साहब, ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियर साहब 100 करोड़ रुपया पकड़ाता है। एक इंजीनियर के घर से कितना करोड़ रुपया था? करोड़ रुपया तो जला दिया। और इनके विभाग के मंत्री ग्लोबल टेंडरिंग कर रहे हैं और 100 करोड़ रुपया इंजीनियर के घर मिल रहा है। पैसे को जला दिया जा रहा है। ये मुख्यमंत्री जी, और आप दिन रात उसी मंत्री के यहाँ सुबह पहुंचते हैं, शाम में पहुंचते हैं। ये खेला भ्रष्टाचार का बिहार की जनता पहचान गई है। उन्होंने आगे कहा कि NDA सरकार में भ्रष्टाचार के ये छोटे से उदाहरण हैं। तेजस्वी का निशाना यही नहीं रुका। उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि ग्लोबल टेंडरिंग कर मालामाल होने वाले मंत्री के घर मुख्यमंत्री सुबह शाम क्या लेन देन का हिसाब करने जाते हैं। CM वहां स्वयं जाकर और उनके अधीन विभाग द्वारा प्रमाणित सत्यापित दुर्दांत अपराधियों और भ्रष्टाचारियों से मिलते हैं। थाना ब्लॉक में घूसखोरी और भ्रष्टाचार की गवाही 14 करोड़ बिहारी दे रहे हैं। इंडिया गठबंधन ने वोटर अधिकार यात्रा निकालकर पहले ही NDA में बौखलाहट पैदा कर दी है। वहीं अब तेजस्वी के हमले नीतीश सरकार पर भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।
तेजस्वी ने नीतीश पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए तो उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने गृह मंत्री अमित शाह को तीखा जवाब दिया है। शाह ने रेड्डी पर नक्सल समर्थक होने का आरोप लगाया था, तो क्या जवाब दिया है सुदर्शन रेड्डी ने, देखेंगे रिपोर्ट में। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। जिस तरह वो चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं, उसने पहले ही बीजेपी की चिंता बढ़ाई हुई है और अब तो उन्होंने सीधे गृह मंत्री अमित शाह को ही चुनौती दे दी। सुदर्शन रेड्डी ने गृह मंत्री को चेतावनी देते हुए कहा कि गृह मंत्री ने सोचा कि मैं डर जाऊंगा, मैं उनसे बातचीत के लिए तैयार हूँ। इन आरोपों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि पहले फैसला पढ़िए और फिर बोलिए। केवल एक तरफ से इस तरह के आरोप लग रहे हैं और जिस भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है वो सही नहीं है। उनका ये बयान सलवा जुडूम के फैसले को लेकर आया है। दरअसल गृह मंत्री शाह ने रेड्डी पर नक्सल समर्थक होने के आरोप लगाए थे। उन्होंने बतौर सुप्रीम कोर्ट के जज रेड्डी के सलवा जुडूम फैसले को लेकर इस तरह के आरोप लगाए थे, जिस पर अब सुदर्शन रेड्डी ने भी आमने सामने बात करने की चुनौती दी है, इस चेतावनी के साथ कि बिना पढ़े गृह मंत्री को कुछ नहीं कहना चाहिए। उनके तेवरों ने एनडीए को चौंका दिया है। साथ ही जिस तरह सुदर्शन रेड्डी सभी सांसदों से मिलकर समर्थन की अपील कर रहे हैं, उसने भी सत्ता पक्ष को बेचैन कर दिया है। इस बार इंडिया के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी ने वाईएसआरसीपी के प्रमुख जगन मोहन रेड्डी से बात की। इसे लेकर दिलचस्प बात यह है कि जगन पहले ही एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को समर्थन देने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन अब जिस तरह सुदर्शन रेड्डी ने खुद उनसे समर्थन मांगा है, उसके बाद एनडीए को झटका लगने की आशंका जताई जा रही है। दावा किया जा रहा है कि जगन मोहन रेड्डी पर उनके अपने ही सांसदों का दबाव है कि वो इंडिया के उम्मीदवार को समर्थन दे। ऐसे में कभी भी बाजी पलट सकती है। सुदर्शन रेड्डी की स्थिति धीरे धीरे मजबूत हो रही है, जिससे बीजेपी की चिंता बढ़ रही है। तो मुश्किलें सुदर्शन रेड्डी का विरोध करने के चलते तेलंगाना की विपक्षी दल भारत राष्ट्र समिति की भी बढ़ रही है। बीआरएस एनडीए में शामिल नहीं है, लेकिन उसने उपराष्ट्रपति चुनाव में अपने पत्ते भी नहीं खोले। इस बीच पार्टी के अंदर जरूर घमासान मचा हुआ है और पार्टी चीफ के चंद्रशेखर राव ने अपनी ही बेटी के कविता के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है, देखेंगे रिपोर्ट में। तेलंगाना में सियासी उठापटक देखने को मिल रही है। राज्य में विपक्ष में बैठी बीआरएस में बड़ी फूट पड़ गई है। बीआरएस के मुखिया केसीआर ने अपनी बेटी के कविता को पार्टी से निलंबित कर दिया है। केसीआर ने ये फैसला के कविता के उस बयान के बाद लिया है जिसमें उन्होंने अपने चचेरे भाई और तेलंगाना के पूर्व मंत्री टी हरीश राव और बीआरएस राज्यसभा सांसद संतोष कुमार के खिलाफ बयान दिए थे। दरअसल तेलंगाना में 86,788 करोड़ के कालेश्वरम प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार के आरोप बीआरएस पर लगे हैं, जिसकी जांच सीबीआई को सौंपे जाने के बाद के कविता ने अपने चचेरे भाई हरीश राव पर बड़े आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि वो केसीआर के खिलाफ जांच करवा रही हैं, तो वहीं उनके भाई केटीआर भी हरीश राव के साथ हैं। लेकिन के कविता लगातार पार्टी विरोधी रुख बनाए हुई थी। वो बेशक अपने पिता को बचाने की कोशिश में है, लेकिन अब पिता ने ही उनके खिलाफ एक्शन ले लिया है। कुछ दिनों पहले के कविता ने अपने पिता को पत्र लिखकर कहा था कि बीआरएस का बीजेपी को लेकर नरम रुख दिखाई दे रहा है, जिससे चर्चा है कि बीआरएस भविष्य में बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकती है। के कविता ने दावा किया कि बीआरएस को बीजेपी में विलय करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि राज्य में बीआरएस की स्थिति ठीक नहीं है। बीआरएस के अस्तित्व पर संकट गहरा रहा है। जैसा आप जानते हैं कि तेलंगाना में कांग्रेस सत्ता में है, जबकि बीआरएस और बीजेपी दोनों विपक्ष में है। ऐसे में इन दोनों दलों के विलय की चर्चाएं तेज हैं। विपक्ष तो पहले से ही बीजेपी पर राजनीतिक दलों को तोड़ने के आरोप लगाता आ रहा है और अब जिस तरह से बीआरएस में फूट पड़ी है, वो कहीं न कहीं विपक्ष के इन आरोपों को बल देती है। अब तेलंगाना की सियासत में आगे क्या होता है, देखना होगा। तेलंगाना में बीआरएस मुश्किल में दिख रही है, तो महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार भी मुश्किल में फंसी हुई है। मराठा आरक्षण को लेकर एनडीए सरकार एक बार फिर से झुकती दिख रही है। मनोज जारंगे ने जो भी डिमांड सरकार के सामने रखी, उन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है, जिसके बाद जारंगे समर्थक जीत का जश्न मना रहे हैं। तो कैसे मराठों के आगे झुके देवेंद्र फडणवीस, देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है। पिछले 5 दिनों से मनोज जारंगे अपने हजारों समर्थकों के साथ मुंबई के आजाद मैदान में डेरा डाले हुए हैं। उनके आंदोलन में उमड़ी भीड़ ने मुंबई की रफ्तार को धीमा कर दिया। मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा। हाईकोर्ट ने जारंगे को आजाद मैदान खाली करने के आदेश दिए, जिसके बाद टकराव की स्थिति भी बन गई। बाद में फडणवीस सरकार ने घुटने टेक दिए। मनोज जारंगे और उनके आंदोलन को बड़ी जीत मिली है। सरकार ने हैदराबाद गजट को जारी कर दिया है, यानी कि मराठा समाज के लोगों को कुणबी जाति का दर्जा प्राप्त होगा।
कुणबी जाति पहले ही प्रदेश में ओबीसी में शामिल है, यानी अब महाराष्ट्र में मराठा समुदाय ओबीसी की कैटेगरी में शामिल हो जाएगा। अब सरकार के इस फैसले से मराठाओं को आरक्षण मिलने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार की ओर से गजट जारी करने से पहले मनोज जरांगे ने आमरण अनशन खत्म करने को लेकर कुछ शर्तें रखी थी। इसमें मराठा समाज को कुणबी जाति में शामिल करने की मांग सबसे प्रमुख थी। अब सरकार की ओर से जीआर जारी हो गया है। आजाद मैदान में जरांगे समर्थक जीत का जश्न मना रहे हैं। जरांगे ने साफ कर दिया है कि अब हम आजाद मैदान खाली कर देंगे। सरकार के फैसले से मराठाओं में तो खुशी दिख रही है, लेकिन अब ओबीसी समुदाय की तरफ से नया मोर्चा खुलने की आशंका दिखाई दे रही है। सरकार में मंत्री और अजीत गुट के नेता छगन भुजबल पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि अगर मराठाओं को ओबीसी का दर्जा दिया गया तो लाखों ओबीसी सड़क पर आ जाएंगे। ऐसे में फडणवीस सरकार की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। नेता और अभिनेता में दो अक्षरों का फर्क होता है। कुछ में तो दोनों ही गुण होते हैं, जो कब क्या है पता ही नहीं चलता। पीएम मोदी ने बिहार में अपने को कहे गए अपशब्दों को बिहार की माताओं और बहनों के अपमान से जोड़कर इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की है। तब उनकी आंखें भी भर आईं। लो जी, कभी आंखें लाल होती हैं तो कभी आंखों में आंसू आते हैं। कुर्सी आकर क्या नहीं कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।